10 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं वो अभूतपूर्व माना जा रहा है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच करीब 1000 करोड़ के कारोबारी समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा कूटनीति के लिहाज से भी मोदी का ब्रिटेन दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और भारत सुरक्षा परिषद की परमानेंट सदस्यता का दावेदार। राजनीतिक लिहाज से भी, रणनीतिक लिहाज से भी मोदी का ब्रिटेन दौरा काफी मायने रखता है, क्योंकि आतंक के खिलाफ जंग के लिए मोदी ब्रिटेन को पार्टनर बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो ब्रिटेन में दाऊद इब्राहिम के ठिकानों और खालिस्तानी उग्रवादियों से जुड़ा डोजियर भी लेकर पहुंचे हैं। जानकार मानते हैं कि इस वक्त भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का साथ मिलना ब्रिटेन के लिए भी जरूरी है। अब तक भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक रिश्तों में कभी नरमी तो कभी गर्मी वाली स्थिति रही है। ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या ब्रिटेन में मोदी की कूटनीति कामयाब रहेगी। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर मोदी पहुंचे और उनका भव्य स्वागत वहां किया गया। आप देख सकते हैं जिस वक्त लंदन की जमीन पर पैर रखा मोदी ने, उस वक्त ये तस्वीरें, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद ये द्विपक्षीय वार्ता जो चल रही है उसकी तस्वीरें हैं, द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें। डेविड कैमरन के साथ बैठ करके तमाम समझौतों पर चर्चा की ये तस्वीर। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है होटल के बाहर आकर के प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों के बीच गए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। आप देख सकते हैं पूरी तरह से प्रशंसकों ने, भारतीय मूल के जो लंदन में बसे लोग हैं, उन्होंने मोदी को किस तरीके से घेर लिया। आइए चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब होगी तब हम आपको सीधे लाइव वहां लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। नदीम जावेद साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। एनएन झा साहब एक्स एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ेंगे और शशांक हमारे साथ होंगे, फॉरेन सेक्रेटरी एमईए। हमारे साथ शीतल राजपूत भी मौजूद है, जो कि लंदन में इस वक्त मौजूद हैं और हमें पल पल का अपडेट दे रही है। सबसे पहले शीतल, आप ही से पूछना चाहेंगे इस वक्त क्या खबर आ रही है। जी बिल्कुल अनुराग, बातचीत चल रही है, फुल स्विंग में है, फुल फ्लो में है और उसके थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, साझा बयान जो दोनों देशों को जारी करना है, उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। फिलहाल मैं इस वक्त खड़ी हूं पार्लियामेंट स्क्वायर में। भारी सुरक्षा व्यवस्था, कड़े इंतजाम यहाँ पर अनुराग है और बड़ी मुश्किल से हम ये एक कोना खोज पाए हैं जहां से हमें पता नहीं है कब हटा दिया जाएगा। लेकिन ये पीछे आप देख रहे हैं महात्मा गांधी की मूर्ति, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ठीक पीछे। कैमरामैन से कहूंगी जूम करके दिखाएं। महात्मा गांधी की ये मूर्ति है। प्रधानमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री इस मूर्ति के पास पैदल चलकर आएंगे, ऐसा हमें बताया गया है, और यहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद वो सामने पीछे जो पार्लियामेंट दिखाई दे रही है आपको सामने, बिग बेन की घड़ी के बगल में ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां जाएंगे जहां उन्हें सांसदों को संबोधित करना है। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि बातचीत क्या हो रही है, बातचीत की मेज पर क्या डिस्कस हो रहा है। जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि दाऊद और उसकी संपत्तियों का जो मसला है वो एक बड़ा मुद्दा है और भारत ने उठाया है इसे इंग्लैंड के साथ में, डॉसियर सौंपा है। उसकी 17 के आसपास प्रॉपर्टीज बताई जा रही, 17 से भी ज्यादा इनफैक्ट लंदन और उसके आसपास, जो भारत चाहता है कि उनके खिलाफ इंग्लैंड एक्शन ले, उसकी जब्ती की जाए। उस पर इंग्लैंड की सरकार की ओर से क्या रिएक्शन मिलता है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, वो देखना होगा। साथ ही जैसा कि मैं लगातार बता रही हूं कि डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच योगदान, खासतौर से भारत की जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है, प्रधानमंत्री ने जो स्पष्ट कहा है कि हम चाहते हैं कि ब्रिटेन इन्वेस्ट करे भारत में और भारत में आकर बनाए। तो डिफेंस में हमें बताया गया है कि हॉक ट्रेनर जेट्स जो है, जो भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी है, वैसे 20 और जेट जो है भारत इंग्लैंड से खरीदे और इनफैक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाए। ये एक बड़ा बातचीत की टेबल पर एक भारत की ओर से ये टेक अवे भारत चाहेगा। इसके अलावा अनुराग, ब्रिटेन की मंशा है कि ज्यादा से
ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच बढ़े। और हम लगातार ब्रिटिश मीडिया और टीवी चैनल्स और अखबार पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक आंकड़ा भी सेट किया हुआ है और वो है $15 बिलियन कम से कम और बढ़ोतरी हो। कम से कम इस $15 बिलियन के अमाउंट की डील्स जो है वो आज इस बातचीत के दौरान फाइनल हो जाए, उन पर दस्तखत हो जाए, वो बात आगे बढ़ जाए। तो व्यापार एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा अट्रैक्शन इंग्लैंड के लिए है भारत में, क्योंकि भारत सबसे बड़ी मार्केट है और इंग्लैंड को पता है कि बहुत ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है वहां पे, और इसीलिए शायद डेविड कैमरॉन 3 बार भारत आ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 साल में 3 बार भारत आ चुके हैं, क्योंकि भारत का मार्केट उनके लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है, जबकि भारत की ओर से आने वाले नरेंद्र मोदी 10 साल में पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ब्रिटेन की तरफ से भी खासा जोर है। अनुराग, आपको इतना एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगी, और वो ये कि इन दिनों जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, पिछले 2 रोज से एक यूरोपियन यूनियन की बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है, जिसमें कल डेविड कैमरॉन शामिल हुए थे और आज उन्हें एक की कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी की यहाँ मौजूदगी और उनके साथ अपने कार्यक्रम के चलते वहां पर जाना कैंसिल किया और अपनी जगह किसी और को जिम्मा सौंपा, जिसको लेकर उनकी काफी निंदा भी हुई कि इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन का सम्मेलन, जिसमें कई सारे अहम निर्णय लिए जाने हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर और ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों के संबंध में, उसको स्किप करके, उस अहम दिन को स्किप करके डेविड कैमरॉन इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत इस वक्त एक बाजार के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर, रक्षा क्षेत्र पर में किस कदर भारत अहमियत रखता है, किस कदर भारत अहमियत रखता है। मैं लौटूंगा शीतल आपके पास। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, इस अहमियत को कैसे रणनीतिक रूप से भुनाएंगे मोदी साहब? अनुराग जी, यूके आज और कल और 3 दिन के जो दौरा के दरमियान मैं समझता हूं दोनों देशों की जो रिश्ते हैं इकोनॉमिक विषय पर, इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने के विषय पर, एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन के विषय में मैं समझता हूं ऐसे कई एग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच आज और इनकी इस दौरे में होने हैं। और यूके जैसा आपने शुरुआती कमेंट्स में कहा, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसलिए हर इन देशों को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री रशिया भी उनकी यात्रा होगी। तो ये सारे जो विषय है, ये सारे जो यात्राएं हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ताकत को बढ़ा करके प्रस्तुत करने में, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और उनकी जो ऊर्जा है उसको विश्व में जताने के लिए मैं समझता हूं ये सारे विजिट्स बहुत अच्छे साबित होंगे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी संबंधित विषय जहां तक मेरा नॉलेज है ये ज्यादा हावी होंगे, ज्यादा प्रमुख रूप से इस यात्रा के दौरान स्थापित होंगे। यूके एक हमारे भारत के मूल निवासी बहुत अच्छे ज्यादा संख्या में यूके में निवास करते हैं और खासकर लंदन में भी बहुत बड़ी इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं समझता हूं बाकी दौराओं के तुलना में जैसा अमेरिका की यात्रा का बहुत इंपॉर्टेंस जो रहता है, वैसा ही यूके की यात्रा बहुत ही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के मूल निवास के लोग बड़े अच्छे तादाद में वहां रहते हैं और इसके कारण दोनों देशों के और यूके के तरफ से भी पिछले कुछ साल से आप देखिए डेविड कैमरून जब प्रधानमंत्री बने वहां से लगातार उनकी कोशिश रही है भारत के साथ संबंधों को सुधारने का और डिप्लोमेसी को और खासकर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को काफी आगे बढ़ाने का जो उनकी तरफ से भी प्रयास है। तो मैं समझता हूं ये दोनों देशों के हित में है और $18 बिलियन की एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच हो सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में, क्लाइमेट चेंज में, डिफेंस कोऑपरेशन में समझता हूं जैसा यूएस का दौरा रहा प्रधानमंत्री का, वैसा ही ये यात्रा बहुत ही सफल और लाभदायक साबित होगा भारत के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। अजीत डोभाल एक तरफ बैठे हुए हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ एस जयशंकर बैठे हुए हैं। इस मामले से भी हम समझ सकते हैं कि कितनी अहम ये द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। नदीम जावेद, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस दौरे से? अनुराग जी, जब से मोदी साहब की सरकार बनी है तब से वो अधिकतर विदेश में ही रहते हैं, देश में बड़ी मुश्किल से रहते हैं
और एक बार वो और यूके के दौरे पे गए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लगभग 28 देशों की यात्रा अब तक नरेंद्र मोदी जी ने कर ली है। सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री जो बार बार बाहर जाते हैं, बाहर के देशों से वार्ता करते हैं, उस वार्ता का निष्कर्ष क्या होता है, उसमें बात क्या निकल के आती है। अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहां आपने क्या किया, आप यूएस गए तो वहां आपने क्या किया, जापान गए तो आपने वहां क्या किया। चाइना से अच्छी इकॉनमी हो गई हमारी, यहां पर जमीन पर होते हुए दिखाई नहीं देती। चाइना से अच्छी इकोनॉमी को एक नए तरह से, जिस तरह से डेटा प्रस्तुत किया गया, उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। जो उनका 7.5 के आसपास, 7.6 के आसपास आप ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, लेकिन जो आपकी 2004 से 2012 की इकोनॉमी है वो 8.8 से ज्यादा थी, 8+ थी। तो इसलिए यह कहना कि चाइना से हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई, एक तरह से बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है। दूसरी बात, आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, आज ही 200 साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने यूरोप के लिख के वहां के प्रधानमंत्री को, यूके के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये लिखा है कि भारत में जिस प्रकार का माहौल नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थक, नरेंद्र मोदी जी के विचारों के समर्थक जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, वो देश में माहौल ठीक नहीं है, वो इंटॉलरेंस का माहौल है। वहां भी एक बड़ा विषय उठा है। और क्या इस तरह के माहौल में भारत इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेहतर जगह होगा, एफडीआई कितना आ पाएगा। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि 28 देशों की यात्रा के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आया। वाइब्रेंट गुजरात आप करते थे, 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू आपने साइन किए, लेकिन 2 से 3% बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट आया है। इसलिए आज देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि देश का इतना पैसा आपने जो लगाया है अपनी यात्राओं में, उसके नतीजे क्या हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा अब जीवीएल नरसिम्हा राव से, लेकिन एनएन झा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम जा सकते हैं। एनएन झा साहब, जिस तरीके से कांग्रेस आशंका जाहिर कर रही है कि देश में असहनशीलता के माहौल को लेकर के इस वक्त एक मुहिम छिड़ी हुई है, ऐसे में कितना बड़ा बाजार, कितनी बड़ी संभावना ब्रिटेन के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, इसमें उन्हें संशय है। आपका आकलन क्या कहता है? बहुत जो एक दो घटनाएं हुई हैं, इसका ये मतलब नहीं कि भारत में टॉलरेंस खत्म हो गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। और जो भी इसका प्रचार कर रहे हैं, चाहे विदेश में हो या यहाँ हो, वो भारत विरोधी हैं। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी, आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी इसका समर्थन करते हैं। ये जो एक दो घटनाएं हुई हैं, इसके कभी समर्थन कोई भी आदमी जो सरकार में होता है, जिसकी जिम्मेवारी होती है इतनी, और वो और देशों से भी वो साधन लाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, वो कभी इसका नहीं करेगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? तो ये कहना कि हम वो समर्थन मोदी जी चुपचाप करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, तो गलत बात है। इस पर कोई दम नहीं है। और जहां तक कि भारत विदेशी यात्रा है, देखिए अभी तक मैं कह सकता हूं कि 10 वर्ष की कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। 10 वर्ष की कांग्रेस सरकार में जो साउथ ईस्ट एशिया को नजरअंदाज किया गया, रूस के साथ संबंध थोड़े कम हो गए, पाकिस्तान चीन के साथ तो बराबर के ही रहे, जो हमेशा रहे हैं वैसे ही रहे, इसमें किसी का खास योगदान नहीं है, लेकिन है अपना। अच्छा, अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत संबंध बढ़ाया मनमोहन सिंह ने। यूरोप के साथ, कुछ इंडिया में इंटरेस्ट कम उसकी हो गई थी। और लेकिन आपने अभी देखा, एक बात पे दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह का बर्ताव चीन के राष्ट्रपति को दिया गया था यूके में, वो करीब 2 हफ्ते पहले वहां थे, और उसी तरह का बर्ताव वीवीआईपी को दिया गया था, वैसा ही बर्ताव नरेंद्र मोदी जी को दिया रहा है। इसका ये मतलब है कि बिहार के चुनाव वगैरह के का कोई खास असर नहीं पड़ा है वहां। उन्होंने, ब्रिटिश इसमें बड़े माहिर हैं, उन्होंने ये सब चेक कर लिया होगा, सबके एम्बेसी ने रिपोर्ट कर लिया होगा सारा, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक जगह अगर हार हुई है तो उनका सत्ता ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। बाकी हम लोग आंतरिक क्षेत्र में जो भी कहें, जितने जो भी कारण हम लोग निकाले, वो दूसरी बात है। वो हमारी अपनी सोच है और अपना वो विचार है। लेकिन ये कहना कि और देश, वरना कहीं न कहीं वो जो थोड़ा सा कुछ इंडिफरेंस दिखाते, यानी नजरअंदाज करते, लेकिन वैसा ही प्रोग्राम रखा है जैसा कि था कभी, और इसमें कोई चिंता नहीं है। और आपको देखा जाए, खैर 28 से 20 या 30 देश गए हैं मोदी जी, लेकिन इसलिए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट की तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि
साउथ ईस्ट एशिया में जागृति आ गई भारत के प्रति। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है दक्षिण पूर्वी एशिया के खास करके उसमें सब लोग उसके काफी उसमें कॉन्शियस हो गए हैं। जापान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत खराब रहे शुरू से, बल्कि जापान के साथ तब भी वो इंडिफरेंट था हमारी तरफ, वो कोई परवाह नहीं कर रहा था। अब वो भी परवाह कर रहा है, जानबूझ करके वो मंगोलिया में गया। ये कि आप हमारे पड़ोस में आ सकते हैं, हम भी आपके पड़ोस में आ सकते हैं। तो ये सब सोच के किया जाता है और ये रणनीति की बात है और रणनीति के अनुसार वो जा रहे हैं। रणनीति के अनुसार वो जा रहे हैं। मैं शशांक साहब को भी जोड़ना चाहूंगा। शशांक साहब, आप कितना अहम मान रहे हैं ब्रिटेन के मोदी के ब्रिटेन दौरे को? जी देखिए, एक तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बहुत पुराने हैं। हमारे आम जनता के स्तर पर जो है बहुत हमारे विद्यार्थी वहां ब्रिटेन में पढ़ते रहे हैं और इसके अलावा जो है हमारे लोगों के बीच में जो है बड़े पारस्परिक संबंध बने रहे हैं हमेशा से। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ब्रिटेन ने अभी हाल में चीन के जो राष्ट्रपति को इतना स्वागत दिया, उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की बात करी गई है। तो मैं कहूंगा कि भारत के साथ तो वो 2004 में उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जिस तरीके से ब्रिटेन को क्रिटिसाइज करा गया है अमेरिका के अखबारों में और यूरोप के अखबारों में, तो एक तरीके से उनकी काफी भद्द हुई है इस बात में चीन को बुलाकर। तो मेरे ख्याल से ये भारत के प्रधानमंत्री के जो विजिट होगा उसके दौरान ये मेरे ख्याल से मौका है ब्रिटेन को कि अपनी जो इमेज है विश्व में वो छवि सुधारे। उन्होंने अभी एक न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट भी किया है चीन के साथ में कि चीन पैसे देगा उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन को लगाने का। तो ये सब चीजें जो है, ऐसा है कि भारत के साथ उनका न्यूक्लियर कोऑपरेशन का प्रोग्राम पुराना है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कई सारी चीजें ऐसी है जो ब्रिटेन अब भारत के साथ कर सकता है। दूसरा, अमेरिका ने जो है एशिया में एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाई है, वो एग्रीमेंट साइन हो गया अक्टूबर में। तो उसमें भारत भी बाहर रह गया है और ब्रिटेन भी बाहर रह गया है, यूरोप भी बाहर रह गया है। तो ये मौका है कि जो अगर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डायवर्जन होता है उसकी वजह से, टीपीपी की वजह से, तो हम लोग जो है आपस में संबंध जल्दी से जल्दी जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और नए एग्रीमेंट्स को जो है ऐसा बनाएं कि जो आसानी से आगे बढ़ाए जा सके। ठीक है, शशांक साहब लौटूंगा आपके पास। नदीम जावेद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नदीम जावेद साहब, साफ तौर पर एनएन झा और शशांक साहब को मोदी साहब की इस विजिट में काफी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। अगर आप राजनीतिक चश्मा उतार के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दौरा वाकई बहुत अहम है बाकी दौरों की तरह। क्या आप अब भी इस पर आपत्ति जाहिर करेंगे अपनी? नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो दौरा अहम है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री केवल ऐसा नहीं कि यूके गए हैं, इसके पहले वो और 28 देशों में घूम चुके हैं। बहुत लंबी लंबी बातें की जा चुकी हैं, बड़े सादे वायदे किए गए और ये कहा गया कि बहुत सारी जगहों से एफडीआई आ रहा है, वहां से दूसरे देशों से हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दुनिया छोड़िए, पड़ोस का देश है नेपाल, वहां से तो आप रिश्ते अच्छे नहीं कर पाए, आप बाकी देशों से किस प्रकार के रिश्ते अच्छे करेंगे? आपने कहा कि ओबामा साहब को आपने आमंत्रित किया और जाते जाते ओबामा साहब ने आपके विचारों पर क्या कहा आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसके डिटेल में विस्तार में उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर या किस प्रकार से हमारी बायलैटरल टॉक्स होंगी, क्या एजेंडा होगा, और सचमुच अगर हम लोगों के पास इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उसके लिए बुनियादी जरूरत इस बात की है कि इस देश के अंदर भी एक अच्छा माहौल रहे ताकि बाहर के लोग हमारे देश में आकर काम करना चाहें। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण पिछले कुछ महीनों में इस देश के अंदर रहा है, उससे मैंने जैसा पहले कहा बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपनी चिंता जाहिर की है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस बात से अवगत कराया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को यह भी बताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उन्होंने जो बाहर की विदेश यात्राएं की हैं, सचमुच उसका इस देश की विदेश राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, अभी तक हमें कम से कम कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये जीवी नरसिम्हा राव साहब इसका जवाब दें उससे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। साझा बयान जो जारी होना है भारत और ब्रिटेन के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। किसी भी वक्त ये साझा बयान अब आपके सामने होगा और हम इस वक्त वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल जीवी नरसिम्हा राव साहब, नदीम जावेद साहब की बात का कोई जवाब?
से अनुराग जी, जो एक नकारात्मक सोच लेकर के यदि आपकी अपोजिशन हर विषय पर किसी प्रकार के सवाल उठाना चाहती है और देश को एक नकारात्मक संकेत देना चाहती है, तो इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सोचना कि कोई भी विजिट के पहले कोई प्रिपरेशन नहीं होगा, इसकी आउटकम क्या होगा ये पहले से तय नहीं किया होगा, केवल घूमने के लिए जाने के लिए वो राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि साल में 6 महीने 8 महीने बाहर घूमते हैं, किसके पैसे से उसका कोई जनता को जानकारी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं, हरेक उनकी विजिट का हरेक क्षण का वो क्या किए हैं, वहां क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, किन किन के साथ उनकी वार्ता हुई है, किन किन विषयों पर चर्चा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ये सारे सार्वजनिक है। इसके लिए कोई अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जानकारी होगी। यदि ऐसे प्रश्न को उठाने हैं तो पार्लियामेंट में आप मुख्य प्रतिपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल भी उनको विषयों पर सरकार से जवाब मांग सकती है, लेकिन किसी प्रकार की राजनीति करना है हर इस तरह के विषय में, मैं समझता हूं ये जवाब देने का ये प्रश्न इसके लिए भी लायक नहीं है। लेकिन नदीम जावेद साहब की एक आशंका है, उसका समाधान कीजिए। नरसिम्हा राव साहब, नदीम जावेद साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके की असहिष्णुता का माहौल देश में है और जिस तरीके का बाहर प्रोजेक्ट किया गया है उससे मेक इन इंडिया को झटका लग सकता है, इस स्कीम को झटका लग सकता है, लोग डरेंगे निवेश करने में। अनुराग जी, एक माहौल खड़ा करने के लिए पूरी तरह कोशिश हुआ है। ये पूरे विश्व में भारत को जलील करने की कांग्रेस, मैं आपको रोकूंगा इस वक्त। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब साझा बयान